सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप सभी देशवासियों का फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमारी बात आधी रह गई थी, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस इसलिए किया था ताकि उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मिल सके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और इसका फिनोटाइप भी बता दिया था 9:3:3:1, 9:3:3:1, यानी कि 93:31 के हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें से बड़े सारे प्रश्न बनते हैं, यहीं से हमने बात को एंड किया था, यहीं से हम बात शुरू करेंगे। और जिन लोगों ने कल का जो क्लास नहीं देखा, इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बड़े ही शानदार तरीके से हमने इसको बनाया था कल और इसको समझाया भी था, तो आप लोग एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। जिन्होंने मतलब जो लोग नए हैं उसको अच्छा आराम से देख लेना। अब हम यहाँ से बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आप चेकर बोर्ड देख रहे होंगे, ये द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड है। तो इसको मैंने समझाया हुआ है। जो लाल वाला हिस्सा है वो प्रभावी लक्षण है और जो नीला वाला हिस्सा है वो अप्रभावी लक्षण है। और मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था, ये देखिए ये तो 9 है, इसको चाहे आप गिन लीजिए, मैंने उस दिन गिना था। देखिए एक R बड़ा होना चाहिए, एक Y बड़ा होना चाहिए ना, दोनों पीले पीले होने चाहिए। तो ये देखिए हम इससे करते हैं 1 2 3 4 तो ये हो गए 5 6, नहीं ये 6 नहीं है, इसमें Y पीला नहीं है, 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये हमारे पास 9 गुण गोल और पीले के हो गए। अब उसी तरह से झुर्रीदार पीले के, झुर्रीदार के लिए मतलब दोनों R तो नीले होने चाहिए, यानी कि अप्रभावी होने चाहिए, जबकि Y पीला होना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट कर दिया था हमने। तो अब देखिए दोबारा से देख ले, मतलब कि आपके पास दोनों R छोटे होने चाहिए। तो एक तो ये रहा आपके पास, ये तो चारों गए, ये चारों गए, ये एक ये रहा आपके पास, है ना, एक टिक मैं यहाँ लगा रहा हूँ। एक ये रहा आपके पास, 2 हो गए, और एक आपके पास ये रहा, ये 3 हो गए, जिसमें कि दोनों R छोटे हैं यानी कि झुर्रीदार है, और एक Y बड़ा है यानी प्रभावी लक्षण की वजह से ये पीला हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं ये 3 है। उसके बाद में गोल और हरे, गोल हरे का मतलब एक R बड़ा होना चाहिए लेकिन दोनों Y छोटे होने चाहिए। तो आप खुद देख लीजिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और आई थिंक एक ये रहा, ठीक है। तो आपके पास ये 3 हो गए। और उसके बाद में ये एक अकेला झुर्रीदार हरा, तो ये झुर्रीदार हरा हो गया। आपको ये मैंने रेशो बता दिया था। अब इसमें जो है जीनोटाइप, इसकी जीनी संरचना कैसी है, तो जीनी संरचना को समझने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जीनी संरचना का मतलब हो सकता है गोल हो पौधा, हो सकता है पीला हो पौधा, हो सकता है झुर्रीदार हो सकता है हरा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी जीनी संरचना डिफरेंट होगी। मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको याद करने का, रटने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए जो जीनी संरचना होती है, जीनोटाइप जिसको अपने लोग बोल देते हैं, इसका जो जीनोटाइप होता है वो होता है, आप याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, 12 12 24 121 मैंने ऐसे ही याद किया था। 12 और 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। सबको मिला दीजिए, एक बार 12 रखिए, फिर एक बार 12 रखिए, फिर एक बार 24 रखिए, फिर एक बार 121 रखिए, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं जरा रख के देखता हूँ। देखो 12 12 24 और 121, 12 12 24 121, इनके बीच में अनुपात डाल दीजिए। मजे की बात देखिए क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि 1 4 बार है, 2 4 बार है, और 4 अकेला 1 बार है ना। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 अकेला। बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप क्या है। ये ना सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। और अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे बनता है। आप देखिए कॉम्बिनेशन कैसे शानदार बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको गोला लगाएंगे। आज तो यहाँ बहुत शानदार बारिश आ रही है ना, मॉनसून आ चुका है, सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जरा यहाँ पे देखिए जरा, ये है RRYY यानी कि सब कुछ कैपिटल, ऐसा हमें ये एक ही दिखाई दे रहा है। ये लो जी। उसके बाद 3 R बड़े 1 Y छोटा, ये कॉम्बिनेशन हमें और कहीं नहीं दिख रहा है। ये रहा, यहाँ दिख गया ना, ये भी देखो, यानी कि 2 एक जैसे पौधे हो गए जीनी संरचना के आधार पे। तो ये देखो ये 2 हो गया हमारा। उसके बाद देखना 1 R बड़ा 2 Y बड़े, यानी कि 1 R बड़ा 1 R छोटा 2 Y बड़े, ठीक है। 1 R छोटा बाकी सब बड़ा, तो एक तो ये रहा है ना, और 1 R छोटा बाकी सब बड़ा, एक ये रहा, है ना। समझ गए होंगे आप। और तो कोई मेरे को ये संरचना दिख नहीं रही, आपको दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये हो गया आपके पास 2, ये लो ये भी 2 आ गया आपके पास भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दोनों R बड़े दोनों Y छोटे, ये कॉम्बिनेशन में मुझे इकलौता ही दिख रहा है, इसका मतलब हमारा 1 भी हो गया,
है ना। ये 4 चीज़ें तो हो गई हमारी। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, एक R बड़ा एक Y बड़ा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 हो गए। लो जी, ये भी बन गया। अच्छा, उसके बाद में देखना, एक R बड़ा बाकी सब कुछ छोटा, ये रहा, एक R बड़ा बाकी सब कुछ छोटा, ये रहा, 2 कॉम्बिनेशन, ये लो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, दोनों R छोटे दोनों Y बड़े, ये कॉम्बिनेशन भी मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, ये रहा। उसके बाद में आपके पास आता है दोनों R, एक Y बड़ा बाकी सब कुछ छोटा, एक Y बड़ा बाकी सब कुछ छोटा, तो ये देखिए ये भी हमारे पास 2 हो गए। उसी तरह से एक हमारा प्यारा वाला सब कुछ छोटा, ये रहा 1। ये आपके पास जीनोटाइप बन गया। इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कौन सा जीनोटाइप है, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप है, या मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप बताएं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जब किसी पौधे के 2 लक्षण को लिया जाता है तब उसका जीनोटाइप क्या बनता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहीं पे पूछता है, शानदार प्रश्न पूछता है। तो जरा इसका उत्तर बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल, मैं आपको 5 तक का मतलब 5 सेकंड का समय देता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1:2:2 1:2 1:1:2 1:4 ये आपके सामने ऊपर भी दिख ही रहा था, इसीलिए मैंने आपको एक और प्रश्न बना के दिया है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है इस तरह से। अच्छा, एक और प्रश्न। अब हम मेंडल को शुरुआती लक्षणों के आधार पर, जो मतलब शुरुआती मैंने आपको कल की क्लास बताई थी और प्रॉमिस था कि आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको हल कर सकें। ठीक है, हम इसकी एक और क्लास रखेंगे जिसमें ब्लड ग्रुप, रुधिर समूहों की वंशागतिकी को भी हम मेंडल के नियम के अनुसार बताएंगे, ताकि प्रत्येक देशवासी को ये बात समझ में आ सके कि हर चीज़ मेंडल के नियम के अनुसार होती है। हालांकि कुछ अपवाद भी, हम उनकी भी डिस्कशन करेंगे इसी में। तो ये तो था। अच्छा, मेंडल के दो गुण और बताए थे आपको मैंने, 2 नियम और बताए थे। प्रभाविता का नियम, कि जब 2 लक्षण एक दूसरे के साथ मिलता है तो जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी होता है, जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी होता है। दूसरा ये बताया था कि युग्मकों की शुद्धता की धीरे धीरे जो अप्रभावी लक्षण होता है पृथक होते 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 कहाँ चला जाता है, एकदम अलग हो जाता है, और अलग होकर प्योर हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो इनसे संबंधित कुछ आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न बनता है कि मेंडल ने एकल संकर क्रॉस, यानी वो छोटापन, बोनापन और लंबापन, मेंडल ने एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कितने नियम बनाए। 1, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और ये 4। तो आप बताइए कितने नियम बनाए। पहली बात तो मेंडल के नियम ही 2 थे, नहीं सॉरी 3 थे, है ना। तो अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 1 2 3 4 5। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें, एकदम परफेक्ट आंसर है इसका। 2 नियम बनाए थे भाई। कौन से 2 नियम बनाए थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम उसको एकल संकर क्रॉस यानी कि लंबेपन और बौनेपन वाले से ही मिल गया था। जब उसने F1 जनरेशन में प्रथम क्रॉस कराया, सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो उसको पता लग गया कि भी एक गुण प्रभावी है जो कि हमें दिखाई देता है, वो है लंबेपन का गुण, यानी प्रभाविता का नियम मिल गया था। उसके बाद जब उसने उसको स्वपरागण किया और 75% पौधे लंबे और 25% बौने प्राप्त हुए, तो उसने कहा नहीं यार, ये वाला गुण भी मरा नहीं है। तो युग्मकों की शुद्धता का गुण यानी कि पृथक्करण का जो नियम है ये उसने दिया मेंडल ने। तो ये मेंडल की दूसरी सबसे 2 नियम दिए थे। जबकि तीसरा नियम जो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसे देने के लिए मेंडल को द्विसंकर क्रॉस करवाना पड़ा था, अर्थात 2 लक्षणों को लेकर चलना पड़ा था। अब मैं आपको जो प्रश्न पूछने वाला हूं उसके लिए मैं 15 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को, 10 या 15 सेकंड का। देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है। जो भी उत्तर देगा उसका नाम मैं अगली क्लास में अनाउंस करूंगा, और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि वो हमेशा सक्सेसफुल हो। तो देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा, ये बहुत ही टेढ़ा प्रश्न है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथक स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सही व्याख्यात करता है। निम्नलिखित में से, क्योंकि देखो मैं आपको एक बार नियम बता दूं, नहीं तो बाद में आप कहोगे सर ने नियम नहीं बताया दोबारा से। मैं एक लाइन में बता देता हूं कि प्रत्येक लक्षण अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है, इसका दूसरे लक्षण से कोई लेना देना नहीं होता है। यही बताया था, प्रत्येक लक्षण अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। तो सवाल दोबारा सुनिए कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक कथन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए देखिए ध्यान से, ये केवल
द्विसंकर क्रॉस से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, मेंडल ने इसे प्राप्त करने के लिए द्विसंकर क्रॉस, त्रिसंकर क्रॉस और बहुत सारे संकर क्रॉस करवाए। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों ही कथन एक दूसरे के पूरक हैं। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन पूर्ण सत्य नहीं है, आधा अधूरा सत्य है। आप बताएं इसका उत्तर। आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब बताएं जल्दी से, हाँ जल्दी से बताएं। मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। मेंडल ने इस नियम को प्राप्त करने के लिए द्विसंकर क्रॉस भी करवाया, त्रिसंकर क्रॉस भी करवाया, चतुर्संकर क्रॉस भी करवाया। मैंने अपनी पुरानी क्लास में बताया था। अब इसके बाद एक बार पुरानी क्लास जरूर सब लोग देख लेना, उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि जबकि पहला ऑप्शन देखो कि ये केवल 2 लक्षण के लिए, हम 2 लक्षण से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाय द वे 2 लक्षण तो ठीक है, मिक्स नहीं हो रहे। अगर तीसरा लक्षण मिक्स हो गया तो हम ये नियम खाली द्विसंकर क्रॉस से, हाँ द्विसंकर क्रॉस से ये नियम समझ सकते हैं। लेकिन जिसने शुरुआत में इस नियम को प्राप्त किया होगा उसने इसके लिए त्रिसंकर क्रॉस भी करवाया होगा। मेंडल ने त्रिसंकर क्रॉस भी करवाया था, और मेंडल ने जब त्रिसंकर क्रॉस करवाया था तो देखा था कि वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जो द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब इस नियम को प्राप्त करने के लिए द्विसंकर क्रॉस भी जरूरी है, त्रिसंकर क्रॉस भी जरूरी है, चतुर्संकर क्रॉस भी जरूरी है, ऐसे बहुत सारे संकर क्रॉस भी जरूरी हैं, ताकि हम ये स्पष्ट कर सकें कि नियम यही है। यानी कि कोई भी एक लक्षण किसी दूसरे लक्षण के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता। हम 2 ही कैरेक्टर लेके चलेंगे तो बाय द वे तीसरा अड़ा ले तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण था, और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था। आप ये प्रश्न किसी भी बुक में नहीं देख सकते हैं। ये गहन ज्ञान के आधार पर है कि भाई स्वतंत्र अपव्यय हम कैसे 2 लक्षण के लिए तो हम नहीं बता सकते, खाली हाँ 2 लक्षण से स्पष्ट कर सकते हैं कि देखो ये दोनों मिक्स नहीं हुए। लेकिन जब इस नियम को बताना पड़े, इस नियम को डेमोस्ट्रेट करना पड़े, इस नियम को आप वैज्ञानिक हो और आपको इस नियम को डेरिवेट करना पड़े, तो आप क्या कहोगे? क्या त्रिसंकर क्रॉस नहीं प्रदर्शित करोगे? मेंडल ने भी किया था। और चतुर्संकर क्रॉस, सारे संकर क्रॉस बताने पड़ेंगे। तो सारे संकर क्रॉस के बाद ही, 3-4 संकर क्रॉस के बाद ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा ना कि अच्छा अब समझ में आ गया कि बहुत सारे लक्षण जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। कुछ जो बच्चे थे उन्होंने सी ऑप्शन लगाया, तो सी ऑप्शन पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसका कारण है केवल। ये केवल शब्द बड़ा गड़बड़ होता है। केवल का मतलब और भी कुछ निकलता है, मतलब कि केवल द्विसंकर क्रॉस से हम इस नियम को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं भाई, इसे त्रिसंकर क्रॉस से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल शब्द कहाँ से आ गया? तो आप याद रखना, जब भी विज्ञान में केवल शब्द देख लें तो आप एक बार, आपका माथा थोड़ा सा घूम जाना चाहिए। हाँ भाई, ये केवल शब्द क्यों आया? इसका मतलब ये बाकी चीज़ों को नकार रहा है। तो भाई बाकी चीज़ों को नकारने वाला काम नहीं करना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, उसी दिन ले लिया होगा। लेकिन फिर भी आज मैंने ये हरे और नीले और रेड मार्कर से बनाया, तो ये आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब कुछ और बातें देखते हैं। मेंडल का प्रथम जो नियम था उसके कुछ अपवाद हैं, उस अपवादों को देख लेते हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, +2 में भी है, और छोटे वाले जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं RAS लेवल तक के, उनमें पूछा जाता है, और लैब असिस्टेंट वाले में भी पूछा जाता है। ज़रा ध्यान से देख लीजिए। मेंडल का प्रथम नियम था कि जब बौने लंबे पौधे और बौने पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब लंबेपन का गुण प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण। और उसने उसको प्रभाविता का नियम कहा। लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। एक मिलता है मिराबिलिस जलापा में। ये मिराबिलिस जलापा का जो पौधा है उसके अंदर क्या होता है कि एक लाल पुष्प वाले पंखुड़ी वाले पौधे होते हैं, लाल पंखुड़ी वाले पौधे। इनका क्रॉस जब व्हाइट पंखुड़ी वाले पौधों से कराया जाता है, अब आप सोचिए, जब दोनों का क्रॉस करा देंगे तो अगर लाल लक्षण प्रभावी होगा तो पौधा लाल बनेगा, क्योंकि ये तो लाल है और ये है सफ़ेद। सोचिए, अगर लाल लक्षण प्रभावी हुआ तो पौधा लाल बनेगा, लेकिन अगर सफ़ेद लक्षण प्रभावित हुआ तब पौधा कैसा बनेगा? सोचिए, सफ़ेद बनेगा। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और हो जाती है। पौधा बन जाता है, जो नया क्रॉस करने के बाद जो न्यू पौधा बनता है वो पौधा बनता है गुलाबी। यहाँ मेंडल के नियम का अपवाद है। कई बार देखिए, कई बार क्या होता है, एक लक्षण 2 जीन द्वारा
निर्धारित होते हैं, और कई बार एक जीन 2 लक्षणों को निर्धारित कर देता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये सत्य बात है। ये तो मेंडल थोड़ा किस्मत वाला था, जो उसने जो 7 जोड़ी लक्षण जो चुने थे मटर के, वो सारे अलग अलग जीन समूहों पर थे, और उसको वो नियम मिल गया। अब चाहे ये उसने अपने 12 साल के ऑब्जर्वेशन पे लिया या जैसा भी लिया, हम तो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि उसके 1-2 अपवाद भी हैं। तो पहला अपवाद तो यही है कि ना ये प्रभावी रहा ना ये प्रभावी, दोनों खिचड़ी की पक्की, दोनों में खिचड़ी पक गई, यानी दोनों मिक्स हो गए। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं ये 50% प्रभावी, ये 50%, यानी इसको कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। इसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडल के प्रथम नियम का पहला अपवाद है। एक और अपवाद है जिसको हम लोग बोलते हैं सह प्रभाविता, जरा उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए लाल गाय है और इसका हम क्रॉस करवा देते हैं सफ़ेद बुल से या सफ़ेद गोदे से। तो जब सफ़ेद गोदे से लाल गाय का क्रॉस करवा दिया जाता है तो कई बार आपने देखा होगा कि जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, न्यू ऑफस्प्रिंग, वो चितकबरी नस्ल का बनता है। चितकबरी का मतलब होता है ऐसी नस्ल जिसमें लाल रंग भी प्रकट हो जाए और सफ़ेद रंग भी। आपने देखा होगा पशुओं के 2 कलर होते हैं कई बार। ये इस वजह से होती है क्योंकि जो स्किन के कलर का जो गुण है, जो स्किन के कलर का जो है वो क्या होता है, वो दोनों ही प्रकट हो जाते हैं, दोनों ही पूर्ण प्रभावी हो जाते हैं। तो जब दोनों ही प्रभावी होते हैं, कहते हैं भाई तू भी साथ साथ प्रभावी हो, मैं भी साथ साथ, तो दोनों एकदम अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग प्रदर्शित होने लगते हैं। मनुष्य में ए बी रुधिर समूह भी इसका उदाहरण है, क्योंकि ए प्रभावी लक्षण होता है और बी भी प्रभावी लक्षण होता है। तो जब वो एक साथ आता है तो दोनों प्रकट हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? सह प्रभाविता का नियम बोला जाता है। ऐसे भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सह प्रभाविता के लक्षण को प्रदर्शित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला ए बी समूह, दूसरा मिराबिलिस जलापा के पौधा, तीसरा गुलाबी और लाल और सफ़ेद रंग मिलने से गुलाबी रंग का लक्षण पैदा होना, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। 1 2 3 4 और ये 5। तो बताइए सह प्रभाविता का लक्षण। मैंने आपको बताया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुधिर समूह ए बी, क्योंकि दोनों ही प्रकट होते हैं ना, जबकि दोनों में अंतर है भाई। इसमें दोनों मिक्स हो गए और कोई तीसरा कलर आ गया जो उनके बीच का था, तीसरा गुण आ गया, जबकि इसमें कोई मिक्स नहीं हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। तो इसलिए ये सह प्रभाविता का आता है, और ये जो है ये अपूर्ण प्रभाविता होता है। दोनों में फर्क है। अगर ये प्रश्न चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। लाल रंग के पौधे, पहला कथन है लाल रंग का पौधा, लाल पुष्प वाला पौधा और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का क्रॉस कराने पर गुलाबी पौधे का बनना, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? रुधिर समूह ए का रुधिर समूह बी वाले व्यक्ति के साथ क्रॉस कराने पर इनसे जो नई ऑफस्प्रिंग बनती है उसका रुधिर समूह ए बी हो जाना। और तीसरा हो जाएगा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर तो प्रश्न आया सह प्रभाविता के लिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी वाला। और अगर आपका प्रश्न आया अपूर्ण प्रभाविता के लिए तो वो 2 लक्षण मिला के तीसरा लक्षण हो गया, तो वो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखना। ये चीज़ मेंडल के नियम से रिलेटेड परीक्षा में सर्वाधिक पूछी जाती है और अक्सर परीक्षाओं में आई भी हुई है, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। तो ये तो हो गया मेंडल का। अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म बताता हूँ, पारिभाषिक शब्दावली, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी ना उसमें ये टेक्निकल शब्दावली बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगी। तो आप देखिए क्या होता है, हमने याद कीजिए, हमने सबसे पहले टी और टी लिया था, ये शुद्ध लंबेपन के गुण थे। तो जो शुद्ध लंबेपन का गुण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मजी अवस्था। दोनों युग्म समान है तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी, ये समयुग्मजी प्रकार का लक्षण होता है। जबकि अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो तो इसको हम लोग कहेंगे विषम युग्मजी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण, अब ये तो मेंडल के ऊपर आधारित है और मेरे को पूरा विश्वास आप बताओगे, जैसे ये खिचड़ी पकेगी वैसे ये विषम युग्मजी हो जाएगा, और अगर खिचड़ी नहीं पकेगी शुद्ध लक्षण होगा तो क्या हो जाएगा? समयुग्मजी हो जाएगा। अब मैंने इसमें कुछ छुपाया हुआ है और आपसे पूछ रहा हूं, इसका सवाल का आंसर मेरे को विश्वास है कुछ जो लोग डेली आंसर देते हैं वो लोग बिल्कुल देंगे 100%। तो सवाल क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से सदैव समयुग्मजी अवस्था प्रदर्शित करने वाला गुण है? निम्नलिखित में से सदैव समयुग्मजी अवस्था प्रकट करने वाला गुण है। पहला लंबेपन का गुण, दूसरा बौनेपन का गुण, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। संभल के बताना। ये ऑप्शन 1 2 3 4 और ये अपना 5। इसका उत्तर दें तो बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, बौनेपन का गुण। क्यों? क्योंकि बौनेपन का गुण तो तभी प्रकट होता है जब वो शुद्ध होता है, और शुद्ध अवस्था में उसको क्या कहते हैं, समयुग्मजी। यानी बौनेपन का लक्षण तो तभी प्रकट होगा ना जब ऐसे होगा, तो ये तो शुद्ध रहेगा हमेशा। तो बौनापन हमेशा सदैव शुद्ध रहता है, यानी बौनापन सदैव समयुग्मजी अवस्था में रहता है। अच्छा, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। अगर लंबे बौने से कंफ्यूजन है तो मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि जो मेरी अगली क्लास है ना वो रुधिर समूहों पर है। आप जरा ध्यान से देखिए, रुधिर समूह ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप, ये वाला कॉलम देखना जरूरी है 1 मिनट का। ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, और एक होता है ब्लड ग्रुप सी, मत कर देना, ब्लड ग्रुप ओ। ये 3 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब समझना जरा ध्यान से, ब्लड ग्रुप ए के 2 युग्मज होते हैं, हम इसको ऐसे करके प्रदर्शित कर लेते हैं। ओके, और ये तो हो गया शुद्ध, जैसे टीटी था ना वैसे हमने आई कर दिया। ब्लड ग्रुप बी, इसका भी क्या होता है, आई बी, समझना ध्यान से। जबकि ब्लड ग्रुप ओ होता है आई ओ और आई ओ। अब इन दोनों में से ये तो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी, और ये भी है प्रभावी। ये क्या है, अप्रभावी, अप्रभावी। तो जब ये लक्षण इनके साथ मिक्स होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता प्रभावी है। जैसे ब्लड ग्रुप ए क्या हो सकता है, आई ए, अगर इसके साथ एक लक्षण ये मिल जाए तो ये बन जाता है आई ए आई ओ, लेकिन रहेगा ये क्या, ए समूह, क्योंकि ये तो अप्रभावी है ना, ये तो प्रदर्शित ही नहीं होगा। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें ये रहेगा तो लंबेपन का गुण ही बौनेपन का है, लेकिन ये छुपा हुआ है, तो उसी तरह ये प्रभावी लक्षण है तो ये छुपा होगा। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए के 2 प्रारूप हो सकते हैं, समयुग्मजी प्रारूप आई ए, और जबकि विषम युग्मजी प्रारूप आई ओ। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी के भी 2 प्रारूप हो सकते हैं, समयुग्मजी प्रारूप आपके सामने आई बी, जबकि विषम युग्मजी प्रारूप आई बी और आई जीरो या आई ओ, ये विषम युग्मजी प्रारूप है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ के तो दोनों प्रारूप, ये तो शुद्ध ही होगा। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप समयुग्मजी प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप ओ। आप सब लोग जानते हैं कौन सा सदैव समयुग्मजी प्रकार का होता है। प्रश्न ये सदैव समयुग्मजी प्रकार का होता है। तो ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन लगाइए, आप टिक करें कौन सा बढ़िया होगा इसमें से ऑप्शन जो एकदम सही होगा कि सदैव समयुग्मजी प्रकार का होता है, सदैव। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ। आप खुद देख लीजिए, इसको आप विषम युग्मजी कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सदैव विषम युग्मजी होगा, तो इसका उत्तर तो कोई नहीं होना चाहिए ना। फिर भी 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है बी और चौथा ऑप्शन है ओ, और 5वां भी ऑप्शन देता हूं उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका क्या उत्तर बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसका सही उत्तर बनेगा ए बी। मैं बताता हूँ कैसे। यदि ए रुधिर समूह वाले पर्सन का विवाह किसी बी रुधिर समूह वाले के साथ कर दिया जाए तो इनका ये बन जाएगा युग्मज का प्रकार आई ए और आई बी। अब देख लीजिए, ये सदैव विषम युग्मज ही रहेगा। अगर जब भी उसको ए बी रुधिर समूह वाला मतलब कि कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन, तो फिर वो कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहेगा। ये तो मैं आपको नॉर्मली बता सकता हूँ। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आज आपसे पूछे, है ना। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। ये कुछ दिखाई ना देने का प्रॉब्लम है तो वो मैं अगली क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। आप सब लोग आज मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।